आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है इडुटेरिया प्रकाशन का है और यह आज का सेट नंबर पहला होगा। इस चैनल पर इसके पहले और कई प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया जा चुका है। आप जाकर के उससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स यानी सारे टॉपिक की तैयारी जो है लगातार करवाया जा रहा है। आप इससे जुड़े रह करके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और आप रिजल्ट में इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसमें इस टाइप का वीडियो जो है लगातार मिलता रहे। तो यह आज के लिए सेट नंबर पहला होगा और इसमें आज इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो होगा उसके लिए अलग से वीडियो आएगा मैथ और रीजनिंग के लिए। और इसमें इस टाइप का वीडियो चल भी रहा है, आप जाकर उसको प्ले लिस्ट में वहाँ से देख भी सकते हैं और हम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे देंगे। आप वहाँ से भी जुड़ करके और अपना मैथ रीजनिंग को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सेट नंबर पहला है, ये लगातार इसमें चलेगा सेट। इसमें लगातार जो है इसका 15 सेट दिया हुआ है, तो 15 सेट को लगातार हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, करा भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो पद की शपथ कौन दिलवाता है? राज्य का राज्यपाल, यानी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाता है कौन? राज्य का राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्य का राज्यपाल। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में जो जुड़ा हुआ इससे विवाद है उसका निपटारा कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा निपटारा उसका? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो ये कहां निहित है? तो मूल अधिकार में निहित है। किसमें? मूल अधिकार में। किसका? कल्याणकारी राज्य का। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो भारत में जो मताधिकार है और निर्वाचित होने का अधिकार यह किस प्रकार का अधिकार है? तो अधिकार कैसा है? संवैधानिक अधिकार है। कैसा? संवैधानिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, संवैधानिक। तो अगर आप इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो कौन होते हैं? तो ये होते हैं पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव। कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए हटाया जा सकता है कैसे? तो इसके लिए ऑप्शन है कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष उसको हटाने के लिए लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं उसके बहुमत से जब पारित प्रस्ताव होगा तब लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, तो देखिए 7वां प्रश्न है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है और है क्योंकि क्यों है? क्योंकि अब कोई वंशानुगत शासक नहीं है। क्या है यहाँ पर? कोई वंश के अनुसार शासन यहाँ पर करता नहीं है। तो भारत का संविधान क्या है? गणतंत्रात्मक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं है। यानी इसका मतलब है कि राज्य में जो मुखिया है, यानी राज्य के जो मुखिया होते हैं, देश का मुखिया कहिए, उनका चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने दिया। और कहां दिया था?
तो 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, वही निमंत्रण दिया था। किसको? गांधी जी को दिया था। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। आपको पता होगा कि उसके बाद एक आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? किसानों के लिए आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने। किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 में, ये बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कांवर झील। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? कांवर झील। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो कौन सभ्यता प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अब 12 में आइए, कह रहा प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, कौन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या अपना लिया? जैन धर्म अपना लिया। तो कौन थे वो? तो उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने भद्रबाहु से दीक्षा लिया और कर्नाटक का एक स्थान है श्रवणबेलगोला, वहां अपना शरीर का त्याग कर दिया। कब? 298 ईस्वी पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति थे, ऐसे राजा थे, प्रसिद्ध शासक, जो जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिए थे। और बौद्ध धर्म के लिए आप जानते हो कि कौन प्रसिद्ध हैं अपनाने वाले? अशोक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला, किस नाम से कौन कला जाना जाता है? तो गंधार कला। कौन सा कला? गंधार कला। ग्रीक बौद्ध कला यानी गंधार कला। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया था? दिल्ली के जो अमीर थे उनका दमन किया गया था। तो इल्तुतमिश का और अनेक कार्य था, जैसे कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाना, एकता प्रणाली लागू करना, ये सब मुख्य रूप से क्या है? इल्तुतमिश के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, कह रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1780 से कब तक हुआ था? 1780 से 1784 तक हुआ था। 1780 से 1784। और इसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। आंग्ल मैसूर युद्ध के समय और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लॉर्ड डफरिन का है। किसका है? लॉर्ड डफरिन का, कि कांग्रेस केवल क्या करती है? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। यह कथन किसका है? लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अब 17 में आइए, कह रहा है पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका स्थापना जो किया गया था एम जी रनाडे के द्वारा। किसके द्वारा? एम जी रनाडे के द्वारा। अब 18 में आइए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्या विशेषता था मुख्य रूप से? तो भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व था। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किसके विरुद्ध जारी हुआ था? तो अकबर के विरुद्ध, है ना। जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। और कब किया गया था? ये 1580 ईस्वी में। कब हुआ था? 1580 में। तो एक धर्मगुरु ने फतवा जारी किया था। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। कहां से? जौनपुर से। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान कीजिए। तो देखिए कुछ घटना है और कुछ तिथि है।
तो किसका मिलान किसके साथ होगा देखिए इसमें। सबसे पहले रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। तो सबका तो 1919 ही है देखिए, तो यानी इसका मतलब है कि डेट्स आपको पकड़ना होगा। तो रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को, तो 19 मार्च 1919 किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एक का एक सही है। और फिर रॉलेट सत्याग्रह, तो ये कब हुआ है? 6 अप्रैल 1919। तो बस जो का तो इसको सजा करके ही लिखा है अभी तक दूसरा में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ये कब हुआ था? 2 दिसंबर 1919 को, यानी चला गया किसमें? चौथा में चल गया ये। और एक बच गया कितना में? तीसरा में। जालियांवाला बाग हत्याकांड तीसरा, यानी 13 अप्रैल 1919 को, देखिए ये है। और राष्ट्रीय कांग्रेस का हो गया 2 दिसंबर 1919 को। तो 1 2 4 3, अब ये 1 2 4 3 कहाँ है? 1 2 नहीं, ये गलत हो गया ना, 3 तक तो सही चला था, नहीं सही है इसमें। 1 2 4 3 कहाँ है ऐसा ऑप्शन? तो ऑप्शन में तो कोई मिल नहीं रहा है। 1 2 4 3, हाँ ऑप्शन तो डी है ही इसका, 1 2 4 3 देखिए। तो आप सारे ऑप्शन को लिख करके फिर से मिला सकते हैं इसमें। अगला है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। देखिए आरोही क्रम में क्या इसमें सजेगा? तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश क्या है? आरोही क्रम है, यानी बढ़ते क्रम है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो नेपाल के साथ कितना है? 1751। पाकिस्तान के साथ 3323। देखिए एक साइड लिख देते हैं 1751 नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ 3323 और चीन के साथ 3488, सब किलोमीटर में होगा। और बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ है 4096 लगभग। देखिए तो ये बढ़ते क्रम में है। तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, यही है इसका बढ़ते क्रम में बॉर्डर के हिसाब से, बॉर्डर की लंबाई। 22 निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन नहीं है? तो रोहतास। ये क्या है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना का जिला नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में। तो 23 का प्रश्न है अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही इसके बारे में बताइए। तो देखिए इसमें एक से अधिक सही हो सकता है, इसमें देखिए कौन सा सही है। पहला है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, तो ये सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यह भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। किसमें क्या है? चारों जो है सही है, चारों क्या है इसका आंसर सही होगा। किसके बारे में पूछ रहा था? अटल टनल के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 24 है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो किसके बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। किसके बीच? सतपुड़ा और विंध्याचल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सतपुड़ा और विंध्याचल। क्वेश्चन नंबर 25 है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए तो इसमें एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र है, एक तरफ राज है। तो सबसे पहले है बादम पहाड़। तो बादम पहाड़ कहाँ है? ओडिशा में है, इसको दूसरा मिलाइए। फिर है डल्ली राजहरा, तो ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है, तो ऑप्शन 3 में इसको मिलाइए। और कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में, तो ऑप्शन 4 में इसको मिलाइए। और नवा मुंडी कहाँ है? झारखंड में, तो इसको 1 में मिलाइए। तो क्या हो गया? बादाम पहाड़ ओडिशा, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ और कुद्रेमुख कर्नाटक और नवा मुंडी झारखंड। तो 2 3 4 1। तो चलिए अब देखते हैं 2 3 4 1 कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी में है 2 3 4 1, तो ये इसका सही उत्तर होगा। आप चाहे तो इसको लिख करके फिर से मिला सकते हैं। 26 है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो तंजानिया में। कहाँ है ये? तंजानिया में। क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये।
यानी सबसे ऊंचा है। अगला है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो क्या सामान्य दिशा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्या है ये? ग्रीष्मकाल में मानसून का प्रवाह दिशा समान रूप से दक्षिण पश्चिम से कहां प्रवाह होता है? उत्तर पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही है। अब 27 के बाद 28 में आइए। 28 में कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। फिर से एक तरफ क्या है? देश है, एक तरफ राजधानी है। तो चलिए मिलाते हैं इसको। एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी। तो सबसे पहले उज्बेकिस्तान, तो इसका राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी है ताशकंद। तो ऑप्शन नंबर एक इसका एक का एक सही है। फिर है ताजिकिस्तान, तो इसका राजधानी कहाँ है? दुशांबे, तो इसका 2 भी सही है। अब किर्गिस्तान, तो इसका राजधानी कहाँ है? बिश्केक, तो 3 भी सही है। और फिर ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, इसका कहाँ है? अशगाबाद, ये भी सही है। तो देखिए इसमें चारों मिलाया हुआ है। जो कहते हैं क्या है इसका सही उत्तर है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा सही है। आप इसको पूरा याद कर लीजिएगा। इसमें उज्बेकिस्तान का ताशकंद और ताजिकिस्तान का दुशांबे, किर्गिस्तान का बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद, ये साथ ही मिला करके लिखा हुआ था, लेकिन याद रहेगा तब ना पता चलेगा। नहीं याद हो तो कोई इसमें पता ही नहीं चलेगा किसका क्या है। 29 में ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के मूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो क्या संभावित प्रभाव होगा? तो निर्यात में वृद्धि। क्या होगा? मुद्रा के मूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव है निर्यात में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 30 है वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन के अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, तो वह दर क्या कहलाता है? तो दर क्या कहलाता है? सीमांत स्थायी सुविधा दर। क्या कहलाएगा ये? सीमांत स्थायी सुविधा दर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 31 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए एक से अधिक हो सकता है इसका, या फिर कोई एक ही हो सकता है। तो देखिए इसमें मिलाइए क्या है आरबीआई से संबंधित। ऋण नियंत्रण, ये क्या है? ऐसा क्या पूछ रहा था इसमें, एक बार फिर से मिला लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? देखिए नहीं वाला पकड़ना है। तो ऋण नियंत्रण तो कार्य है ही। मुद्रित नोट जारी करना ये भी कार्य है। जनता को पैसा उधार देना ये इसका कार्य नहीं है। ये और दूसरे बैंक का कार्य है, लेकिन आरबीआई का ये कार्य नहीं है कि जनता को पैसा उधार देना। और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना ये सही है। ये बैंक को उधार देता है कौन? आरबीआई, इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसको? आरबीआई को। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये जो इसका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है कि ये कार्य इसका नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 32 में भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो किस योजना का था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का। किसका? तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि क्या किया जाए इसमें। इसका लक्ष्य था कि स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाए। तो किस योजना के तहत इसको सोचा गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब से कब तक चला था ये? तो 1961 से चला था 1966 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 में। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है मुख्यालय? तो वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है ये? वाशिंगटन डीसी। किसका मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय। अब 34 के बाद 35 में आइए। तो 35 का प्रश्न है भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो कौन करता है? तो करता है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। ये करता है कौन? कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है? तो किसको दिया है? तो बांग्लादेश को दिया है। किसको दिया है? बांग्लादेश को। क्या दिया है? 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है।
अगला है भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया? किसके लिए? धान के लिए, साधारण धान के लिए कितना निर्धारित किया है? 2183। कितना? 2183। यानी आप इसको पॉइंट लगा दिए, नहीं 21 रुपया 83 पैसा 1 केजी का हो गया। ये प्रति क्विंटल का रहता है, तो 1 किलो का देखा है तो कितना होगा? 21 रुपया 83 पैसा। कब के लिए? 2023-24 के लिए। अगला है किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? पोषण भी और पढ़ाई भी, इसकी शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पोषण भी और पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक योजना शुरू किया गया है कार्यक्रम पोषण भी और पढ़ाई भी। देखिए पोषण भी और पढ़ाई भी, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अब 39 में चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है, इसका कुल वजन कितना था? कुल वजन कितना था इसका? 3900 किलोग्राम। कितना वजन था इसका? 3900 किलोग्राम इसका वजन था। इसको कब भेजा गया है? तो 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 इसको प्रक्षेपण किया इतना तारीख को। इसका वजन कितना था? 3900 किलोग्राम, चंद्रयान 3 का। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? इसका थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। यह थीम किसका है? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान का। हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के कौन चावल को? दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है। तो किस राज्य को मिला है? तो छत्तीसगढ़ को। किस राज्य को? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, आपको पता होगा। और इसमें जीआई टैग मिलने वाला और कुछ, जैसे बिहार का मरखा चावल को मिला है, मध्य प्रदेश के रीवा आम को मिला है, लद्दाख के सिंग स्क्वॉश को मिला है, और उत्तर प्रदेश के हाथरस की हींग को मिला है। तो ये सब जीआई टैग दिया गया है। 42 निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सुमेलन सही है? तो देखिए राज्य और राज्यपाल का, तो इसमें कौन सा सही है पूछता है। तो इसमें बस एक ही सही है जो त्रिपुरा का दे रहा है, गुरमीत सिंह। ये क्या है? वहां के राज्यपाल हैं, है ना, त्रिपुरा के गुरमीत सिंह। और बाकी सब अगर अन्य राज्यों का राज्यपाल देखना हो तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, नहीं तो हम अगर यहाँ पर सबको बताने लगे तो बहुत अलग से वीडियो होगा और उसमें लॉन्ग टाइप का हो जाएगा, है ना। तो आप उसको कोई ना कोई टेक्स्ट बुक में आप जरूर तैयारी कर लेंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अन्यथा हम जब करेंट अफेयर्स को लेकर के चलेंगे तो वहां से आपको जरूर क्लियर करवा देंगे। 43 है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम भाग ले रही है? ये तो भाग ले चुकी है, तो कितना टीम? तो 10 टीम। कितना टीम? 10 टीम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में। तो भारत में संपन्न हुआ है। इसका भारत उप विजेता भी रहा, आपको पता होगा, और ऑस्ट्रेलिया जो है विजेता रहा। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो इसका कारण क्या है? देखिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55 में आ गए हम लोग। यहां तो 43 के बाद 44 इधर होगा। देखिए कह रहा है हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है पीके शाही को। किसको? पीके शाही को बिहार का नया महाधिवक्ता बनाया गया है। कब बनाया गया है? 13 जनवरी 2023 को। 13 जनवरी 2023 करंट का ही प्रश्न, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023, देखिए साहित्य को ध्यान रखिए, और नोबेल पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉन फांसे को। किसको दिया गया है? जॉन फांसे को। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जॉन फांसे। अगला है नागे बाजा शब्दावली किस खेल से जुड़ा हुआ है? नागे बाजा शब्दावली किससे जुड़ा हुआ है? जूडो से। किससे? जूडो से नागे बाजा। और सब शब्दावली में बहुत सारा प्रश्न बनता है, आप सारे प्रश्न को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा है कि दिया हुआ है कि प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? क्या है प्रोलॉग? तो किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो पंचम पीढ़ी का। कौन सी पीढ़ी का? पंचम। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। कहाँ? रोम में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का। अगला है नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नक्टा लोक नृत्य ये कहाँ का है? तो ये है महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कौन सा लोक नृत्य? नक्टा।
और बहुत सारे लोक नृत्य है, जैसे छऊ राष्ट्र झारखंड का, ढाली पश्चिम बंगाल का, और बहुत सारा है, आप उसको ध्यान रख सकते हैं। 50 में निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? किसका? निखिल बनर्जी का किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। किससे? सितार से। बिस्मिल्लाह खां किससे है? शहनाई से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। तो इस टाइप के बहुत सारा प्रश्न बनता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। कौन सिद्धांत हो? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए 52 में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। तो कहां से कहां तक होता है? तो ये होता है 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। किसका? लाल रंग का 6200 से 7800। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो कंपन के आयाम द्वारा ध्वनि की प्रबलता जो है निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 53 में आइए, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो कौन सा गैस बनता है? तो गैस बनता है हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस। अब आते हैं 55 में, कह रहा है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? देखिए अभी तुरंत पढ़े थे इसको। तो लाल रंग की वस्तु को लाल दिखाई देने का कारण है कि यह लाल रंग को परिवर्तित कर रहा है। किसको परिवर्तित कर रहा है? लाल रंग को, इसलिए यह लाल दिखाई पड़ रहा है। तो सारे रंगों के लिए सही लागू होगा। काले रंग की वस्तु तो काला को परिवर्तित कर रहा है ना, और नीला को तो नीला को परिवर्तित करेगा। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। 56 है, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? किन किन स्थिति में शून्य हो सकता है? तो जब विस्थापन शून्य हो तब शून्य होगा, और बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तब भी क्या होगा? शून्य होगा। यानी बी में और सी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो कितना होगा? R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ये क्या है? किसके लिए है? समांतर क्रम के लिए है। R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ध्यान रखिएगा। 58 निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? तो सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य किसमें होता है? तो रेडियो तरंग में। किसमें? रेडियो तरंग में सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है। 59 है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो मिश्रण का उदाहरण कौन है? इस्पात। इस्पात क्या है? एक मिश्रण है। इस्पात क्या है? मिश्रण है। अगला है, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम का। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत K होता है। इसका परमाणु संख्या आप कमेंट करके बताइए कितना होता है पोटेशियम का। अगला है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। कितना होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। किसके नाभिक में? हीलियम के नाभिक में। अगला है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसके लिए? तो ये होता है रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, है ना। किसके लिए? रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, यानी स्याही के रंग को अलग करने के लिए। वैसे भी कहीं पर रहे तो लगा सकते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। तो माणिक्य और नीलम जो रासायनिक रूप से क्या होता है? तो यह होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? देखिए, तो जर्मन सिल्वर में चांदी का कोई प्रतिशत नहीं होता है, खाली उसका नाम भले ही है, इसमें कोई चांदी का प्रतिशत नहीं होता है। तो कितना होगा? ये 0 होगा। यानी नाम तो है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें चांदी का प्रतिशत जरा सा भी नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें तांबा होता है। तांबा कितना हो गया? जैसे तांबा यानी Cu 50%। देखिए तांबा हो गया 50%, समझिएगा। और जस्ता यानी Zn, तो ये हो गया 35%। देखिए Zn हो गया 35%। और आ गया निकेल, तो निकेल ये हो गया 15%। 100 हो गया 50, 80, 90, 100 हो तो गया 100 इसमें। तो कॉपर हो गया, जिंक हो गया और निकेल हो गया, मिला करके क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। और यहाँ पूछता है कि चांदी का प्रतिशत कितना है? तो कितना हो गया? 0 हो गया। कॉपर, जिंक, निकेल 50, 35, 15 इतना परसेंट मिला करके जर्मन सिल्वर का निर्माण किया जाता है। अब 65 में, कारण निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक सबसे किसका होता है?
कार्बन का, अल्कोहल का, बर्फ का, लोहा का। तो किसका होता है? अल्कोहल का होता है। किसका होता है? अल्कोहल का विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे अधिक होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 में, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यह भी सही है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, यह भी सही है। और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। तो इसमें एक से अधिक सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो एक से अधिक इसका सही है। अगला है मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो रासायनिक युद्ध में। किसमें? रासायनिक युद्ध में। किसका उपयोग किया जाता है? मस्टर्ड गैस का। इसका रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। किसका नाम है? मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। इसका प्रयोग मस्टर्ड गैस का, तो युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो देखिए इसमें विस्फोटक कौन नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है? एक विस्फोटक नहीं है। बाकी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटुलिन और पोटेशियम क्लोरेट क्या है? ये सब विस्फोटक है, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है? विस्फोटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सही हो गया इसका ए, कि ए विस्फोटक नहीं है। तो ये क्या है? तो ये निश्चेतक है। क्या है? ये निश्चेतक है। कौन? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म निश्चेतक, यानी बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया था। किसका? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का। ऐसे क्लोरोफॉर्म आप समझ रहे होंगे, क्लोरोफॉर्म वही सचेत इसको मतलब बेहोश करने के लिए दिया जाता है। तो उसी का एक फॉर्म है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? तो नीलहरित शैवाल है। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो ये क्या है? गर्म रुधिर वाले जीव का एक विशेष गुण है कि तापक्रम को क्या करेगा? हमेशा समान बनाए रखेगा। 71 है। सूची 1 और सूची 2 को फिर से मिलाना है। देखिए इसमें देखिए क्या है? देखिए तो सुंदरी क्या होगा? न्यूमेटाफोर है। सुंदरी क्या है? न्यूमेटाफोर। तो इसको मिलाइए 2 से। और फिर आइए अमरवेल। तो अमरवेल क्या है? एक चूषण मूल है। इसको मिलाइए 1 से। फिर सिंघाड़ा। तो सिंघाड़ा क्या है? ये एक स्वांगीकारक मूल है। तो ऑप्शन मिलाइए इसको 4 से। और प्याज क्या है? तो प्याज एक भूमिगत तना है। तो इसको मिलाइए 3 से। तो 2 1 4 3। तो चलिए कहाँ है? 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अलग अलग लिख करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अगला है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी है क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? आर्थोप्लास्टी कहलाता है। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन आर्थोप्लास्टी। अब 72 के बाद 73 में आइए। तो आपको पता होगा कि 75 तक मात्र मिलेगा इसमें जीके और जीएस का, और शेष को हम अलग वीडियो में लेकर आएंगे। आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के जुड़े रह करके आप वहां से देख सकते हैं। अगला है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग कहां संपन्न होता है? छोटी आंत में। ऐसे पचने शुरू होता है तो मुंह से ही हो जाता है पाचन उसका, लेकिन अधिकांश जो पाचन है कहां होता है? छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? किसमें? इंसुलिन में। तो कौन सी धातु होगा? तो जस्ता होगा। कौन सी धातु? जस्ता। किसमें? इंसुलिन में। अगला है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग किससे? हेपेटाइटिस से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। कौन सा अंग? यकृत। और जो हेपेटाइटिस रोग जो है हेपेटाइटिस बी नामक वायरस होता है, और इससे लीवर में सूजन और जलन पैदा होता है। किससे? हेपेटाइटिस रोग से। तो ये किसको प्रभावित करता है? यकृत को। तो बस आज के लिए लास्ट प्रश्न था। तो अगले वीडियो में हम इसको क्वेश्चन नंबर 76 से आगे लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए, और जिस चैप्टर का या फिर जिस सेट का कंप्लीट करवाया गया है मैथ और रीजनिंग का, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो आपको इसी में यहाँ पर आपको दाहिने साइड में दिखेगा, आप यहाँ देख लीजिए, है ना। तो इस पर क्लिक करके आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो होगा इसी का सेट नंबर 2। तब तक के लिए बाय।